मूवी के स्टार्ट में हमें एक ऐसी प्लेस दिखाई जाती है जहां बहुत कोल्ड वेदर था और एक एयरक्राफ्ट आइस के नीचे दब गया था। ये एयरक्राफ्ट यहाँ कैसे आया, ये पता लगाने के लिए एक रिसर्च टीम लेज़र से आइस को कट करके वहाँ होल करती है। अब टीम एयरक्राफ्ट के अंदर जाती है। टीम मेंबर को एक चीज़ दिखाई देती है जो कैप्टन अमेरिका के शील्ड जैसी थी। उस शील्ड पर स्टार बना हुआ था और वो ब्लू और रेड कलर की थी। पर इस एयरक्राफ्ट में वो आई कहाँ से? क्या वो भी इस शिप में था? सबके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। अब स्टोरी पास्ट में रिवॉल्व होती है और एक सिटी दिखाई जाती है और वहाँ जर्मन सोल्जर्स रहते थे। वो एक एंशिएंट और मिस्टीरियस चीज़ को अपने लीडर को कहने पर ढूंढ रहे थे। जब उसे कोई नहीं ढूंढ पाता तो आर्मी लीडर एक प्रीस्ट से मिलने जाते हैं। लीडर को वहाँ क्रिस्टलाइन क्यूब मिलता है। जब वो उसे पिक करता है तो उसे पता चल जाता है कि रियल नहीं है। लीडर प्रीस्ट से पूछता है जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ पर है। जब प्रीस्ट कुछ रिप्लाई नहीं करता तो गुस्से में लीडर वो क्यूब तोड़ देता है और वापस पूछता है बताओ वो कहाँ पर है। तो प्रीस्ट बोलता है वो तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम गॉड नहीं हो और उस चीज़ को सिर्फ गॉड ही अटेन कर सकते हैं और गॉड में ही इतनी पावर बर्दाश्त करने का करेज है। प्रीस्ट के कुछ ना बताने पर लीडर इधर उधर देखता है तो उसे एक वॉल थोड़ी अलग दिखती है और उस वॉल पर एक बटन लगा हुआ होता है। वो बटन प्रेस करता है, उसमें बॉक्स बाहर आता है और उस बॉक्स में रियल क्रिस्टलाइन क्यूब होता है जिसमें लाइट लगती है। अब इस इंसिडेंट को 1 ईयर हो जाता है। हमें कुछ बॉयज़ दिखाए जाते हैं जो सब एक ही एज के होते हैं। उनमें से एक बॉय होता है स्टीव। स्टीव मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। स्टीव का ड्रीम मिलिट्री ज्वाइन करना था पर कुछ डिजीज़ की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाता। स्टीव एक ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम होता है बकी बार्न्स। स्टीव उसे बताता है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ पर कभी भी सेलेक्ट नहीं हुआ। बार्न्स उसे कहता है कि तुम आज रात को एक चीज़ दिखाऊंगा जिससे देख के तुम खुश हो जाओगे। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ तुम्हें फ्यूचर की सारी चीज़ें दिखेंगी। वो रात को वहाँ जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। उन्हें वहाँ एक मिस्टीरियस मैन दिखता है पर उसे इग्नोर करके वो इंजॉय करते हैं। एक आर्मी ग्रुप की फ़ोटो देख के स्टीव बार्न्स से पूछता है क्या मैं कभी आर्मी ज्वाइन कर पाऊंगा, क्योंकि अपनी कंट्री के लिए लड़ने में मेरे अंदर बहुत पैशन है और मुझे पूरा बिलीव है ऐसा पैशन और किसी में नहीं होगा। बार्न्स रिप्लाई करता है कि तुम बीमार हो स्टीव। इन दोनों की बातें एक स्पेक्स वाला डॉक्टर सुन लेता है। स्टीव को पता चलता है कि फ्यूचर के लिए आर्मी सेलेक्ट हो रही है। स्टीव जाके अपना फॉर्म सबमिट कराता है बट वहाँ वो मैन फॉर्म ले रहा होता है। वो स्टीव को डिस्क्वालीफाई कर देता है और कहता है तुम्हारे फॉर्म से पता चल रहा है कि तुम बार बार रिजेक्ट हुए हो, इसका मतलब तुम में कोई प्रॉब्लम है। अब वो डॉक्टर वहाँ आ जाता है जिन्होंने इनकी कॉन्वर्जेशन सुनी थी। वो डॉक्टर साइंटिस्ट भी थे। वो स्टीव का इंटरव्यू लेते हैं और फॉर्म पे लिखते हैं फर्स्ट अवेंजर कैप्टन अमेरिका। स्टीव इस बारे में कुछ गेस नहीं कर पाता। अब सीन चेंज होता है। आर्मी यूनिट पे वहाँ के कमांडर्स दिखाए जाते हैं। वहाँ एक मेल कर्नल और एक गर्ल एजेंट भी होते हैं। गर्ल का नाम था पैगी कार्टर। कमांडर साइंटिस्ट से पूछते कि आर्मी में कितने सारे टास्क होते हैं और स्टीव इन सबके लिए अप्रोप्रिएट कैसे है। तो साइंटिस्ट वहाँ पर बॉम्ब फेंकते हैं। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं पर स्टीव उस बॉम्ब पर आके लेट जाता है ताकि वो सबको सेव कर ले। ये देख के सब इम्प्रेस हो जाते हैं और कमांडर स्टीव को रिक्रूट करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी साइड में हम एक मैन रेड स्कल को देखते हैं जो साइंटिस्ट के साथ मिलकर क्रिस्टलाइन क्यूब पे रिसर्च करता है और उसे यूज करके ऐसी एनर्जी निकालने की कोशिश करता है जो किसी भी एयरक्राफ्ट को 4-5 दिन तक फ्लाई करने में हेल्प करे और फ्यूल की नीड ना पड़े और साथ ही उन्हें वॉर्स के टाइम पावर दे जिससे वो सारे वॉर्स जीत सके। बहुत दिन की रिसर्च के बाद रेड स्कल का साइंटिस्ट ऐसी मशीन बना लेता है जो क्रिस्टलाइन क्यूब की एनर्जी अब्जॉर्ब करके एयरक्राफ्ट में ट्रांसफ़र करेगा। दूसरी साइड पैगी कार्टर स्टीव को उसकी सिटी ले जाती है जहां से स्टीव आया था क्योंकि वहीं पर उस डॉक्टर की मार्वलस मशीन थी। ये मशीन आर्मी पर्पस के लिए बनाई गई थी क्योंकि ये किसी की भी पावर्स को इंक्रीज कर सकती थी। इस मशीन का इन्वेंटर वो फेस्टिवल वाला मिस्टीरियस मैन ही था। डॉक्टर का नेम इसके क्रिएटर्स में इसलिए था क्योंकि वो इसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखते थे और इस मशीन को यूज़ करने वाला लिक्विड भी इन्होंने ही बनाया था। स्टीव को अब मशीन में भेजा जाता है। मशीन को ऑन करके उसके मीटर्स को हाई कर दिया जाता है। मशीन वाइब्रेट होती है और अंदर से एक लाइट आती है और स्टीव चिल्लाने लगता है क्योंकि वो प्रोसेस को टॉलरेट नहीं कर पाता। पर मशीन की ओनली 70% रेज ही पास की जा रही थी। मशीन में से स्पार्क्स निकलती है और स्टीव और तेज चिल्लाता है। मशीन को बंद करने का डिसीजन लेते हैं पर स्टीव मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे बेयर करूँगा क्योंकि मुझ में करेज है और मैं इसकी लेवल को 100% कर दो। मशीन की रेज लेवल को 100 कर दिया जाता है। जब स्टीव बाहर आता है तो सब उसे देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि इसकी बॉडी बहुत पावरफुल बन गई थी। तभी वहाँ एक स्पाई आता है। डॉक्टर को शूट करके मशीन रन करने वाला लिक्विड लेके चला जाता है। डॉक्टर बहुत इंजर्ड होते हैं। स्टीव डॉक्टर से कहता है मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा और सीरम भी वापस लाऊंगा। स्टीव उस स्पाई के पीछे जाता है। स्पाई कार में बैठ के फास्ट स्पीड में वहाँ से जाता है। स्पाई डिफरेंट स्ट्रीट्स से भागता है पर अब स्टीव कैप्टन अमेरिका वो जंप करता हुआ उसके पीछे जाता है और अब स्पाई वाटर में चला जाता
जाता है, बट कैप्टन अमेरिका उसे पकड़ ही लेता है। पर स्पाई ने पॉइजन ले लिया था जिससे वो बच नहीं पाता। स्टीव जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर नहीं बचे, क्योंकि अब सीरम तो था नहीं, इसलिए और पावरफुल सोल्जर्स रेडी नहीं किए जा सकते थे। तो अब सब डिसाइड करते हैं स्टीव ही अब कैप्टन अमेरिका रहेगा और सारे सोल्जर्स को गाइड करेगा, क्योंकि स्टीव ही सबसे ज़्यादा पावरफुल था। एक दिन स्टीव को पता चलता है कि उसका फ्रेंड बकी बार्न्स रेड स्कल के कस्टडी में है, क्योंकि उसने रेड स्कल के अगेंस्ट एक कैंपेन स्टार्ट किया था। कैप्टन अमेरिका अपने फ्रेंड और उसके मेंबर्स को बचाने के लिए प्रिपरेशन करता है। जैसे ही स्टीव वहां एंटर होता है तो फायरिंग स्टार्ट होती है, पर किसी तरह कैप्टन अमेरिका वहां पहुंच जाते हैं। वहां वो देखता है कि बकी एक स्ट्रेचर से बंधा हुआ है और वो स्कैर्ड था और शायद होश में भी नहीं था। जब कैप्टन अमेरिका उसे रिलीज करता है तो बकी को बेटर फील होता है। बकी कैप्टन अमेरिका की बॉडी को टच करके बोलता है, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो गए हो। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही दोनों वहां से निकलते हैं तो ब्लास्ट स्टार्ट हो जाता है। सारे टाइमर्स बंद हो जाते हैं और बाहर मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है। बार्न्स और कैप्टन अमेरिका जब ब्रिज पर पहुंचते हैं तो उनके सामने रेड स्कल आ जाता है। रेड स्कल स्टीव को मारने वाला होता है, पर स्टीव अपने शील्ड को आगे कर देता है। रेड स्कल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना मास्क उतारकर नीचे फायर में फेंक देता है, जिससे उसका रेड फेस दिख जाता है। रेड स्कल ब्रिज के पार्ट्स कर देता है, जिससे वो दोनों आगे ना जा सके, और रेड स्कल अपने साइंटिस्ट को लेकर वहां से भाग जाता है। स्टीव बार्न्स और उसके मेंबर्स को रिलीज करा के आर्मी एरिया में लेके जाता है। कर्नल और फोर्स उसे देख के खुश हो जाते हैं। कैप्टन अमेरिका को अप्रिशिएट किया जाता है। एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी में स्टीव सब सोल्जर्स को बताता है कि जब मैं बार्न्स को बचाने गया था तो वहाँ एक मैप पड़ा था जिसपे रेड स्कल ने कुछ कंट्रीज के फ्लैग बनाए थे। इसका मतलब वो उन कंट्रीज पे अटैक करने वाला है, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा और उन कंट्रीज को भी बचाना होगा। इससे हम ऑनर्ड होंगे और लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। कैप्टन अमेरिका के कंपेनियंस रेडी हो जाते हैं और अपने वेपन्स को भी रेडी करते हैं। कैप्टन अमेरिका को न्यू शील्ड मिलती है। अब सब ट्रेन की तरफ जाते हैं। उसमें रेड स्कल का साइंटिस्ट था। सब उसे ही पकड़ने जा रहे थे। कैप्टन अमेरिका कुछ लोगों को ट्रेन के अंदर भेज देता है और कुछ ट्रेन के ऊपर होते हैं। बार्न्स जब रोप के थ्रू ऊपर चढ़ता है तो ट्रेन एक पैरेलियस प्लेस से निकलती है, जिससे बार्न्स नीचे गिर जाता है। रेड स्कल का साइंटिस्ट इनकी कस्टडी में था। कर्नल इंटेरोगेट करता है तो पता चलता है कि रेड स्कल उन कंट्रीज पर अटैक की प्लानिंग कर रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन उनके कैंप में ही है। कैप्टन अमेरिका जल्दी से वहां जाने के लिए सबको कहता है और सबसे कहता है कि हम वहां बाइक्स पर जाएंगे। और अब जंगल और अजीब रास्ते से होते हुए सब वहां पहुंचते हैं। बहुत स्ट्रगल के बाद सब उस बेस तक पहुंच जाते हैं। रेड स्कल को पहले ही पता चल जाता है तो वो अपना एयरक्राफ्ट रेडी कर लेता है और वहां से निकलता है। कैप्टन अमेरिका एक गाड़ी लेते हैं और अपने कंपेनियंस के साथ उसके पीछे जाते हैं। कार में कर्नल और पैगी कार्टर भी होते हैं। कैप्टन अमेरिका इतनी तेज कार चलाता है कि वो एयरक्राफ्ट की स्पीड बीट करके उस तक पहुंच जाता है। कैप्टन अमेरिका प्लेन के अंदर जाके उससे ढूंढ रहा है। पीछे से रेड स्कल आके अपनी लेजर गन से शूट करता है। कैप्टन अमेरिका बहुत अटेंटिव था तो वो अपनी शील्ड से खुद को बचाता है। वो दोनों एक दूसरे की लेग्स और वेस्ट पकड़कर गिरा रहे होते हैं। रेड स्कल भी इक्वली फाइट कर रहा था। कैप्टन अमेरिका उसे उठाकर मशीन से गिराता है, जिससे एयरक्राफ्ट का सिस्टम हिल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। रेड स्कल कैप्टन अमेरिका को पुश करके सिस्टम सेटिंग सही करता है और लेजर गन के साथ कैप्टन अमेरिका के सामने आता है। कैप्टन अमेरिका रोल होकर अपनी शील्ड को यूज करके उसकी फायरिंग से बचता है। क्रिस्टलाइन क्यूब हिल जाता है और नीचे गिरने वाला होता है, पर रेड स्कल उसे बचा लेता है। पर उसमें इतनी एनर्जी थी तो वो स्पार्कल होना स्टार्ट कर देता है। स्पार्क्स रेड स्कल की बॉडी में जाते हैं और उसी के साथ वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि वो इतनी एनर्जी को बियर नहीं कर पाया। क्रिस्टलाइन क्यूब नीचे गिर जाता है और उस पर्टिकुलर पार्ट को मेल्ट करके एयरक्राफ्ट के नीचे ही गिर जाता है। अब कैप्टन अमेरिका एयरक्राफ्ट को कंट्रोल सिस्टम की तरफ जाता है। उसे पता चलता है कि रेड स्कल इसी एयरक्राफ्ट के थ्रू बाकी कंट्रीज पे अटैक करने वाला था, क्योंकि वहां पर बॉम्ब्स और मिसाइल्स भी पड़ी थी। कैप्टन सोचता है कि अगर टाइमर खत्म हो गया तो प्लेन अपने आप मिसाइल्स छोड़ने लगेगा और मैं अपनी कंट्री को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता। तो वो सोचता है कि वो प्लेन को किसी आईसी एरिया में क्रैश कर देगा और खुद को सेक्रीफाइस कर देगा, जिससे किसी को भी कोई हार्म ना हो और सब ब्लास्ट भी आइस में ही हो। वो पैगी कार्टर को कॉल करके सब बताता है कि मैं अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। पैगी इमोशनल हो जाती है, शायद वो उसे लाइक करती थी। यहाँ फिर सीन ही इमोशनल होता है। कैप्टन अमेरिका आर्कटिक के उस एरिया में प्लेन क्रैश कर देता है जो हम मूवी के स्टार्ट में दिखाई जाती है। रिसर्च टीम को कैप्टन अमेरिका की शील्ड मिली थी जो इस इंसिडेंट से रिलेटेड थी। अब हम मशीन के इन्वेंटर को देखते हैं जिससे क्रिस्टलाइन क्यूब वाटर में मिला था। इन्वेंटर कहता है अगर क्यूब मिल सकता है तो कैप्टन अमेरिका भी मिल सकता है। जल्दी रिसर्च टीम कैप्टन अमेरिका को ढूंढ लेती है, फिर उन्हें होश में लाया जाता है। इस इंसिडेंट को 70 ईयर्स हो चुके थे। होश में आने के बाद कैप्टन अमेरिका बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसकी बॉडी में वो सिरम था। जिस रूम में उसे रखा गया था उस रूम का सेटअप भी बहुत पुराना था। वहां पर एक रेडी भी था और कैप्टन अमेरिका सोचता है कि वो फ्यूचर में कैसे आ गया।
पर रेडियो पे जो मैच कमेंट्री चल रही थी उसे सुनकर कैप्टन अमेरिका को याद आता है कि वो इस मैच को लाइव देख रहा था। तो अभी ये कमेंट्री लाइव कैसे चल रही है। वो भागता हुआ बाहर जाता है तो एक मैन उसे कहता है तुम बाहर आ गए, हमने सोचा था हम धीरे धीरे तुम्हें सब बताएंगे जिससे तुम कंफ्यूज ना हो, पर अब तुम्हें पता लगा लिया है तो समझ भी जाना। और साथ ही उन्हें ये भी कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम समझदार हो। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।